हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे सारे लोग और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट करूँगा। कोई भी मीडियम के थ्रू किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप मैसेज करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है? चलिए मूव करते हैं हमारा आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया एरर जो होती हैं उन्हें हैंडल हम कैसे करते हैं और करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर ना करें तो क्या ही हमारी ज़िंदगी में ऐसा मतलब उथल-पुथल सा आ जाएगा? वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए ले चलते हैं आपको और बताते हैं सारी चीज़ें कैसे क्या करना है, कब करना है, सब कुछ। ठीक है? आई होप अब हमारी प्यारी सी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और आपको बस उसे समझने की कोशिश करनी है और समझाने का काम रहेगा हमारा। ठीक है? तो पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि भई जो एरर है ना, एरर ये थोड़ा-सा हमसे हो गई है गलती, ठीक है? समझ रहे हो? चलिए। ये जो एरर होती है ना हमारी, ये एरर जो होती है 2 टाइप की होती हैं, ठीक है? एक तो हमारी होती है सिंटैक्स बेस्ड एरर, सिंटैक्स, और दूसरी होती है हमारी रन टाइम। रन टाइम एरर्स। अब हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम अभी तक हमने पढ़ी थी ना कुछ एरर्स को, लाइक हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? टाइप एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स, रन और एक लास्ट मैनी मोर। ठीक है? ये सारी जितनी भी एरर हमने पढ़ी, तो और सिंटैक्स में क्या होता है कि हमने ये नहीं लगाया, हमने इंडेंटेशन नहीं दिया है। ठीक है? इंडेंटेशन नहीं आएगा, वो अलग हो जाता है। ठीक है? तो हमने मतलब कॉलम नहीं लगाया। ठीक है? कहीं पे हमने फॉर लूप लगाने के बाद कॉलम नहीं लगाया या डेफ कीवर्ड का गलत तरीके से यूज़ कर दिया। ठीक है? आगे पीछे कहीं और भी। तो ये जो हमारे इश्यूज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। आप कहेंगे क्यों बता रहे हो? है ना? तो देखो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एरर होती है ना, ये रन टाइम वाली, ये क्या होती है, इन्हें हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? इन्हें हम हैंडल कर सकते हैं कैसे? मतलब जैसे कि आप कभी भी टाइप एरर आपको देखने को मिलती है। ठीक? तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको लेके चलते हैं पूरा। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था ना यहाँ पर कि किस-किस तरीके से हमारी एरर आती है, कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस हमारा दिख जाता है। ठीक है? जैसे एरर आएगी तो कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इन्हें हैंडल कर सकते हैं। अब हैंडल करने का मतलब क्या है यहाँ पर, वो समझने की कोशिश करेंगे। हैंडल करने का मतलब ये हो जाएगा कि इन्हें हम अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर एरर आ जाता है, पूरा कोड हमारा एग्जीक्यूशन उसका पूरा रुक जाता है। ठीक है? तो अब क्या होगा, इन्हें हैंडल करने का मतलब है कि हमारे जो कोड का है वो एग्जीक्यूशन इनका नहीं रुकेगा। ठीक है? इन्हें हम हैंडल कर सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। भले एरर आ जाए, एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़, उसे हम इस तरीके जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना, ये ऐसा कुछ सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ हमें दिख भी रहा है, क्या-क्या चीज़ें हैं और उसके बेस पे एरर क्या है, वो सब कुछ दिखा रहा है। बट हमें नहीं चाहिए ऐसा होना। हम एक सिंपल सा एक लाइन में लिखा सकते हैं अपने हिसाब से कि किस-किस तरीके से हमारी एरर आई, क्या एरर आई, हम इतना सारा डिटेल नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता है, आगे चल के बताएँगे आपको अभी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये एग्ज़ीक्यूशन सही से हो जाए हमारा कोड का, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशन होता रहे, उसको हम सिंपल तरीका से लिखें, उसको हम अपनी एक फ़ाइल के अंदर लिख लें, ठीक है? जो एरर है ना, उसको अपनी एक फ़ाइल के अंदर कहीं भी स्टोर करा के रख लें, ताकि हम बार-बार कंसोल तो वीएस कोड ओपन करके तो देखें नहीं। मेरा प्रोग्राम भी अगर प्रोडक्शन में चल रहा है तो वीएस कोड खोल के थोड़ी ना हम देखें कि एरर आ गया, क्या कैसे करना है, तो हम कहीं और उसे रिट्रीव करा लें, कहीं और किसी फ़ाइल के अंदर सेव कराते रहें, ये सारी चीज़ें कर पाएँ। या इसके अलावा हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, एरर हैंडल करने का मतलब कि हमें पता चल जाए किस फ़ाइल में, ठीक है? व्हिच फ़ाइल में हमें एरर आई है, वो फ़ाइल पता चल जाए, वो टाइम पता चल जाए, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, इन्हें हम बोलते हैं कि एरर को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें लॉगिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल करेंगे। अब ये क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग? देखो एरर को हैंडल करने का, एरर जो भी आती है हमारे यहाँ पर, इन सारी एरर्स को हैंडल करने का एक अच्छी तरीके से इन्हें मैनेज करने का जो तरीका है, उस टॉपिक को जो हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? तो ये हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, यही से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या? कि जो एरर है इनको बोलते हैं एक्सेप्शंस और उसको हैंडल करना, इसी टॉपिक को बोल दिया हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ रही है कि इस हैंडल करने में हम करते क्या हैं और इसे करेंगे कैसे? तो करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हमारा रहता है क्या, कि हम जो एरर है ना, जो हमारा अपना कोड लिखते हैं, उनको हम कोड को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर लिख देंगे।
ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक के अंदर लिख देंगे कि एक ऐसा ब्लॉक होगा जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर एरर आ सकती है, उन चीज़ों को हम उस ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। एक ऐसा ब्लॉक बना देंगे जहाँ पर वो जो भी एरर आए उसको हैंडल करेगा, एक हैंडल करने के लिए ब्लॉक बना देंगे। एक ऐसा ब्लॉक आएगा जहाँ पर हमारे चीज़ें हमें मैसेज प्रोवाइड कर दे कि भैया चीज़ें हो गई कि नहीं है, एग्जीक्यूशन का जो भी मैसेज है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे। और एक ऐसा ब्लॉक बना लेंगे कि भैया यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे थे वो रिसोर्सेस हमारे रिलीज़ कर दिए जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है हमारा कौन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और ये कैसे करता, ब्लॉक बना देता कि इस कोड में आप ये चीज़ लिखोगे, इस कोड में ये चीज़ लिखोगे, इस चीज़ में इस कोड को इस चीज़ में लिखोगे, तो वो आसानी से सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, ठीक। क्या क्या हैंडल करना वो भी मैंने बताया। अब एरर हैंडल करना जरूरी क्यों है ये समझते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल द एरर। अगर हम ऐसे इन्हें छोड़ देते हैं तो क्या मुसीबत आ जाएगी, क्या परेशानी आ जाएगी, वो समझते हैं, लाइक वाई। चले मूव करें, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई एरर को हैंडल करना की जरूरत हमें क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया रीजन लेके आया हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं है और ये पीडीएफ आपको मिल जानी है, ठीक है। तो आपको दुखी रहना नहीं है, बिल्कुल परेशान रहना नहीं है। तो पहला रीजन हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर, प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस। कि हमारा प्रोग्राम चल रहा और अगर एरर आ गई कोई रन टाइम, उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी सब बर्बाद हो गए एक एरर की वजह से। तो ये हम नहीं कर सकते, राइट। ये करना सही भी नहीं है। इससे क्या होगा, एब्रप्ट प्रोग्राम क्रैशेस इंश्योरिंग द स्मूथर यूजर एक्सपीरियंस। तो ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि एरर की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम रख जाए। हम उसे हैंडल कर लें, बाकी चीज़ें जो हमारी चल रही हैं वो चलती हैं। उसी तरीके से अगर डिपेंडेंसी हो तो भले रुकनी चाहिए, बाकी वो चीज़ नहीं रुकनी चाहिए। लेट्स सपोज किसी यूज़र ने कुछ इनपुट डाला, उसने गलत डाल दिया, ठीक है, जो डेटा टाइप वहाँ नहीं डालना चाहिए था उसने डाल दिया। अब गलती यूज़र की है और अगर हम उस एरर को वहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो वो आके जानबूझ के मान लो गलती कर दी, तो हमारा पूरा वेबसाइट ही बैठ रही है, पूरी वेबसाइट ही बंद होगी, तो ये कुछ मतलब बनेगा क्या? नहीं। इसलिए हैंडल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो चल रही हैं चीज़ें चल रही हैं, किसी एक यूज़र की गलती की वजह से पूरी वेबसाइट नहीं बंद होनी चाहिए। और अगर आपने हैंडल नहीं करोगे तो क्या होगा, पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको हैंडल करना, ठीक। चलो और बताते हैं आपको। सेकंड क्या है, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। तो सोचो आप कुछ काम कर रहे हैं, अब बाई चांस कभी कोडिंग में आपने डाला कुछ इनपुट गलत डाल दिया और वो गलत है यूजर, तो अगर अब वो आपको इस तरीके से ऐसा कुछ दिखा दिया जाएगा वहां पर, प्लस सपोज जो हमारा एरर में कंसोल में आपको एरर दिखती ना, अगर वैसी एरर आपको देखने को मिलेगी तो उसका मतलब क्या, आप तो डर जाओगे ना। आप दोबारा कभी उसे वेबसाइट को यूज करने की कोशिश ही नहीं करोगे। ये देखो, आप बैंक में काम कर रहे हो, बैंक से रिलेटेड किसी चीज़ को आप सबमिट करने जा रहे हो और आपको कुछ गलती करने की वजह से आपको कुछ ऐसा दिख गया, तो आप क्या करोगे बताओ? अब दोबारा बैंक में जाओगे नहीं, आपको डर लग जाएगा, तक भाई कोडिंग जैसा ये सब क्या लिख के आ गया, आप तो एकदम डर जाओगे। तो जब भी बैंक में आप पैसे डालते तो वहाँ पर एरर भी आपको आती तो कुछ ऐसा दिखता कि योर पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। ये सिंपल सा एरर आता, इज रॉन्ग, ऐसा आता है ना जब भी आप एटीएम में कहीं भी जा रहे हैं और अपना पासवर्ड डाला लेकिन पासवर्ड आपने गलत डाल दिया गलती से, तो इस तरीके से एरर आएगा। तो ये आप डरे हुए नहीं इसमें कि भैया आपको पता चल गया ये दिक्कत है। बट अगर हमने कोड दिखा दिया वहां पर, फिर तो आप दोबारा यूज ही नहीं करोगे, ठीक है। एक नॉर्मल नॉन टेक आदमी के लिए वो समझना वो परेशान हो जाएगा, राइट, क्या है चीजें। तो इसके लिए हमारा यूजर एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा मेंटेन रहे, इस तरीके से हम एरर हैंडल कर दे, इस तरीके के मैसेज डाल देते हैं तो हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कि एरर तो वही आया है जो आया था एक्चुअल में, और वो इनसाइड में बैकएंड में हमारा वैसा दिखेगा, कोड वोड सब फटा सा दिखेगा, लेकिन यूज़र को तो सिंपल दिखेगा। तो उसका यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो हमारा बार बार आता रहेगा, नहीं तो वो आएगा ही नहीं कभी, ठीक। चलो अब बात कर लें भैया थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में डिबगिंग एंड मेंटेनेंस। अब लेट्स सपोज आपने कोड लिखा है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोड लिखते हैं और बैठ के अपना कोई एक बंदा बैठ के वहां पर अपना बीएस कोड खोल के बैठा होगा, नहीं होगा, राइट। तो आपका एरर क्या आया है, ठीक है, आपका एरर आया है, ठीक है। अब क्या आया है, किस फाइल में आया है, किस लाइन में आया है, ये सारी चीज़ें आप बीएस कोड को तो खोल कर बैठोगे नहीं। तो आप क्या करते हो, इन्हें किसी एक फाइल के अंदर स्टोर करा लेते हो कि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठी एक बार दिख जाए तो आप जाके वहाँ पे एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। तो डिबगिंग में, मेंटेनेंस में अगर आप एरर हैंडल करी हैं आपने तो वो आसानी कर देती है और आपके लिए थोड़ा आसान रह जाता है कि कैसे उन एरर्स को आप हैंडल करोगे। वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं अगर आपने उनका रिकॉर्ड कहीं स्टोर करा के रखा है। और थर्ड पे हम बात कर लेते हैं लाइक सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी की जैसे मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि जैसे हमारा सारी चीज़ें यहाँ पर दिख गई, अगर हम एरर को यूज़र को इस तरीके से सीधे सीधे दिखा देंगे जैसा कि जस्ट इधर ये, तो उसे पता चल जाएगा ना क्या कोड यहाँ पर लिखा है, क्या वेरिएबल है, क्या गलती है। अगर उसे थोड़ा भी टेक का नॉलेज होगा तो आपका डेटा क्या वो लीक हो जाएगा, ठीक है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है
उसकी सिक्योरिटी नहीं बचेगी। ठीक, अगर आप डायरेक्टली उसे सब कुछ दिखा दोगे कोड कोड, तो उसे कोड दिख गया, ठीक है, कोड दिख गया, फिर उसे वो हैक भी कर सकता है, आपके साथ गलत भी कर सकता है, आपका डेटा भी ले जा सकता है, और सारी चीज़ें उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो डेटा की इंटीग्रिटी की और सिक्योरिटी वाला रीजन हमारे यहाँ पर आ जाता है। अगर हम मेरे एरर को डायरेक्टली किसी यूज़र को दिखा रहे हैं, डायरेक्टली सामने इन सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो हमारे लिए या हमारे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होती। इसके लिए हमें हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम क्या करते हैं, बैकएंड में रखते हैं ये सारी चीज़ें, और यूज़र को जो दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, इट फेल्ड, इट समथिंग करके ऐसा कुछ आपको देखते होंगे, सेशन एक्सपायर्ड करके यही सारी चीज़ें दिखेंगी, बट बैकएंड में पूरा कोड हमारा फँस जाता है। ठीक? चलो, तो ये कुछ समझ में आ गया हमें, और आगे बढ़ते हैं। और क्या रीज़न्स हैं? नहीं, इतने ही रीज़न्स थे हमारे, और इन सारे रीज़न से हमें क्या सीखने को मिला कि क्यों हमें एरर हैंडल करना पड़ता है। इतना आ गया, राइट? इतना आपको समझ में आ चुका होगा। 5 से 10 मिनट के अंदर हमने ये समझ लिया क्यों, ठीक है। अब करते कैसे हैं वो समझने की बात की, तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि भैया हम कुछ छोटे-छोटे से ब्लॉक बना लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक ये हैं, ये 4 ब्लॉक होते हैं। अब इनका यूज़ करते हैं अपने एरर को हैंडल करने के लिए। अब आप कहोगे ब्लॉक का मतलब क्या? बस कुछ नहीं, हम जो अपना कोड होता है ना, उसको एक कैटेगरी के अंदर लिख देते हैं, ब्लॉक्स के अंदर लिख देते हैं। ये बताओ ये कोड है आपको, आप ऐसे सीधे लिख दोगे। अगर इसी कोड को हम ब्लॉक के अंदर लिख दें कि जहाँ पर एरर आ सकते हैं, उस कोड को अगर हम एक ब्लॉक के अंदर लिख दें, तो हमें पता होगा यहाँ कोई एरर आया, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर लोग बिठा के रखे, मान लो, ठीक है। एक ब्लॉक हम बना देंगे जो इस एरर को हैंडल कर देगा, और अगर एरर नहीं आया तो हम एक ब्लॉक बना देंगे जो कि हमारा क्या करेगा, यहाँ पर सीधे बता देगा भैया सब कुछ, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और बस इस तरीके से हम ब्लॉक बना देते हैं, जिसकी वजह से हम कोड को अपने जो एरर्स है हमारी, उनको हैंडल कर पाते हैं। अब आप कहेंगे क्या कहना क्या चाहते हो? देखो, तो ब्लॉक के नाम क्या है? कुछ तो होंगे ना? हाँ, वही तो बताने जा रहे हैं। क्या देखो, एक होता है हमारा ट्राई ब्लॉक, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक, और तीसरा होता है हमारा एल्स ब्लॉक, और चौथा होता है हमारे फाइनली ब्लॉक। आप यहाँ पर देख पाते हैं क्या? रन दिस कोड। तो जो भी आपका कोड है, जहाँ पर आप इनपुट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं? ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। मतलब जहाँ एरर आ सकता है वो चीज़ आप कहाँ लिखोगे? इस ब्लॉक के अंदर। आपका सारा कोड है वो किसके ब्लॉक के अंदर होना चाहिए? मेनली होना चाहिए ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब उसके अंदर अगर आ गया, एरर आया, तो जैसे वहाँ पर एरर आता है, तो आपको क्या करा जाएगा, जो आपका कोड है ना, एरर आ गया, अब वो कोड कहाँ भेज दिया जाएगा? उसको हैंडल करने के लिए एक लोग चाहिए, तो उसे भेज दिया जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। ठीक, आपने लिखा, उसमें कुछ यूज़र ने इनपुट देना था, लेट्स सपोज, तो यूज़र ने गलत इनपुट डाल दिया, तो वहाँ पर क्या आ गया? एरर आ गया। अब उस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए ना, जो उसको यूज़र को मैसेज दे कि भैया आपने गलत पासवर्ड डाला है। तो वो मैसेज कहाँ से जाएगा? वो सारी चीज़ें, अगर यहाँ पर कुछ गलती हुई, तो उसको हैंडल करने के लिए ज़िम्मेदारी किसकी होगी? इसकी। ठीक, लेकिन अगर यूज़र ने कोई गलती की ही नहीं है, यूज़र ने जो भी पासवर्ड डालना था उसने सही डाला, तो क्या करेगा? सीधे ट्राई ब्लॉक, और आपका कोड एग्जीक्यूट होकर सीधे कहाँ चला जाएगा? एल्स ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं? इस ब्लॉक के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं, कोई भी कोड नहीं लिखते हैं, ठीक है? इस ब्लॉक के अंदर हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, इफ देयर इज़ नो एक्सेप्शन रन दिस कोड, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है? लेट्स सपोज उसने पासवर्ड सही डाल दिया। अब हमारा काम है कि भैया उसको 4 ऑप्शन दिखाएँ। बैंक में बंदा जा रहा है, उसने अपना आईडी एटीएम कार्ड लगाया और उसने पासवर्ड डाला। अब सब कुछ सही, तो हम उसे ऑप्शन देंगे ना। तो ऑप्शन डालने मतलब अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, तब हमें क्या करना होगा इस कोड के बाद? तब हमारे उसके बाद वाली चीज़ें हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कोड हमारा कहाँ चला जाएगा? जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो कहाँ चला जाएगा? एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर, ठीक है? एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पर उसको मैसेज जाए कि भैया गलत पासवर्ड डाला आपने, दोबारा डालो, ठीक है? अगर उसने सही डाला तो वो सीधे आ जाएगा यहाँ पर कि अब आपको ऑप्शन मिलते हैं विड्रॉल के, बैलेंस इंक्वायरी के, ठीक है? और सबमिशन के, ठीक है? पासवर्ड चेंज के, ये ऑप्शन मिलते हैं, जो करना चाहो कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने एटीएम कार्ड अपना निकाल लिया और वो चला आया। बट उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर खुली रह गई ना, कि सारी चीज़ें जो डिटेल वहाँ खुली हुई थी, और कोई आके वहाँ पर फिर से अपना अकाउंट नंबर, वो पिन वगैरह सारा कुछ पड़ा था, और वो वहाँ पर कोई अपना मतलब पैसे निकालने की कोशिश कर दे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या करता है ये ब्लॉक? ये होता है कि जो भी अभी तक ट्राई ब्लॉक और यहाँ पर एक्सेप्ट इसके अंदर काम हुआ था, मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ ये सक्सेसफुली कर दिया यहाँ, और इसके बाद ये इसका काम होता है, जो कि हमेशा ही रन करेगा, कि जो भी अभी तक यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ था, उस सारे एग्जीक्यूशन को बिल्कुल क्लोज कर दे, ठीक है? मतलब एटीएम वाला जो भी अपना एटीएम निकाल के चला गया, उसने कैंसिल भी नहीं किया, तब भी क्या होगा? ये ब्लॉक उसको जितनी भी डिटेल होंगी, उसका जो भी चीज़ें हैं, वो सब अपने आप क्लोज कर देगा, और अगर आप पैसे निकालना चाहते हो, तो दोबारा आपको फिर से पासवर्ड वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा-सा आइडिया आपको लग गया होगा, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। हम ले रहे हैं एक एग्ज़ाम्पल बैंक का। बैंक का। आप पेटीएम जाते हो, ठीक है? तो
तो बैकएंड में तो हमने कोड लिख के रखा है यहाँ पर। आपने एटी अकाउंट लगाया अपना, ठीक है, उसमें आपने कहा पासवर्ड डालने का मैसेज आया, आपने पासवर्ड डाला। अब जो पासवर्ड आपने डाला वो गलत डाल दिया, तो मतलब यहाँ पर हमारा एरर आ गया। तो अगर हम ऐसा ना डालते, ठीक है, अगर हम ऐसा ना डालते, एरर को हैंडल ना करते यहाँ पर ब्लॉक बना के, तो क्या होता है, वो एरर देख के वो क्या करता है, एटीएम वाला दोबारा उसमें आता ही नहीं, एटीएम में वो डर जाता है एकदम। तो हमने क्या करा, उसे एरर को हैंडल करा, मतलब उसने पासवर्ड गलत डाला, तो हमने एरर को हैंडल करके उसे मैसेज भेज दिया, योर पासवर्ड इज रॉन्ग। सिंपल सा यही मैसेज डाल देते हैं हम। तो उसे समझ में आता है भी उसका पासवर्ड गलत है, उसे दोबारा पासवर्ड डालना है, ठीक। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डाला, कोड में हमारे एरर आई, अब ये जो मैसेज यहाँ पर गया, योर पासवर्ड इज रॉन्ग, ये किसका काम होगा? अगर यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर जहाँ पर हमने कोड लिखा है, इसके अंदर कोई भी एरर आती है तो उसे हम कहाँ लिख देते हैं, उसे हैंडल करने के लिए हम कहाँ जाना पड़ता है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। उसका काम होता है इस एरर को, जो भी आएगी एरर, उसको हैंडल करना, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स उसे देना। जैसे यहाँ पासवर्ड गलत डाला तो उसके पास मैसेज आना चाहिए कि तुमने गलत पासवर्ड डाला है, या कोई और काम है तो उससे रिलेटेड उसको हैंडल ही करना है। वो कहाँ पर होता है हमारा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। एरर कहाँ आते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड अगर आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो सारी चीज़ें कहाँ पता चलेगा। मान लो उसने पासवर्ड सही डाल दिया आप सेकंड ट्राई में, तो क्या करना, अब उसको हम ऑप्शन दिखाएंगे कि भाई आप विड्रॉल करना चाहते हो या आप मनी डिपॉजिट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। मतलब कि अगर सब कुछ सही रहा तो आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा दो। अगर यहाँ पर कोई भी पासवर्ड की गलती नहीं थी तो यहाँ पर हम जाएंगे नहीं इस वाले ब्लॉक के अंदर, अब सीधे हम चले जाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक। सीधे हम चले जाएंगे कहाँ, एल्स ब्लॉक के अंदर। फिर दोबारा अगर यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक में गलती हुई है, मान लो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है, हम गलती हुई, तो क्या करेगा, फिर से वो टाइम में जाएगा। फिर गलती नहीं की तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है। हम यहाँ आ गए और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एग्जीक्यूशन, जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम यहाँ पर कराते हैं। उसके बाद ले सपोज उसका सारा पैसा ऐसा उसने निकाल लिया, अब वो एटीएम निकाल के जाने वाला है, ठीक है। अब एटीएम निकालने की कभी कभी जल्दी में होते हैं हम, एटीएम निकालने के बाद कैंसिल आंसर करना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है इमरजेंसी में, तो पीछे वाला आके पैसे ना निकाले तो एक ब्लॉक हम और यहाँ पर हमेशा कोड को चलाते हैं, जो जितने हमारे रिसोर्सेस अभी तक हमने यूज़ किए थे, ठीक है, उनको रिलीज करता है। एक तो ये एटीएम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पैसे ना निकाले, बाकी जब भी हम कोड कोई करा रहे हैं तो हमारी मशीन वगैरह रिलीज हो जाए ना, कोड हमारा चल चुका, तो यहाँ तक जितनी मेमोरी में, रैम में सारी चीज़ें स्टोर की थी इसे चलाने के लिए, वो सारा रिलीज हो जाए ना। फाइल जो अभी तक ओपन हुई थी वो सारी क्लोज हो जाए ना, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना आए। मान लो एक ही नाम से दो दो फाइल थी, अगर हम यहाँ पर इसे क्लोज नहीं करेंगे तो आगे चल के वो कंफ्यूजन, या हम बोलेंगे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें ना हो तो इसके लिए हमारे पास एक ब्लॉग होता है फाइनली। तो आई होप कि आपको ये चार चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कोड आपको कहाँ लिखना होता है जिसमें एरर आ सकते हैं। आप बोलोगे ट्राई में, फिर हम कहेंगे अगर एरर आया तो कोड किस ब्लॉक के अंदर जाएगा, आपका एक्सेप्ट ब्लॉक। क्यों, उसका काम क्या है, उसे हैंडल करना। फिर आपने कहा ठीक है कोई एरर आया ही नहीं डायरेक्टली, तो कोड आपको एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा क्या, आप कहोगे नहीं, कहाँ जाएगा, सीधे एल्स ब्लॉक के अंदर। अब एल्स ब्लॉक का काम क्या होता है, जो ट्राई ब्लॉक सक्सेस होने पे जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो करने का काम किसका है, एल्स ब्लॉक का काम है। फिर अगर वो प्रोसेस हो गया, ठीक है, वो इसीलिए तो ट्राई में आया था ताकि वो कुछ कर ले, तो एस में जाके उसने वो चीजें कर ली जो उसे करनी थी। अब वो कहाँ जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा, आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो हमारा काम क्या है, यहां तक जितने भी हमने फाइल्स है, जितना रिसोर्सेस इसे दिया था इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रिलीज कर दे, ठीक। तो फाइनल ब्लॉक का काम क्या होता है, रिसोर्सेस को रिलीज करना, बस इतना सा है हमारा। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका थोड़ा थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है कभी यहाँ पर, बस तो देख रहे होगा आप लोग, कहते हो कि ये पीडीएफ मिल जाए तो मजा आ जाए, परेशान नहीं होना भाई, मिल जाएगी, है ना। ओके। अब हम यहाँ पर आते हैं, देख रहे हो कितना कंटेंट डाल दिया तुम्हारे लिए, ये सब पढ़ना है क्या। ठीक है। अब देख लो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चीज़ें, सारी चीज़ें वो देख लो एक बार क्या लिखा है। A try block. Block is executed first. This is where you place the code at may raise an exception. जहां पर केस आपका एरर आता है, टू मॉनिटर द कैच पोटेंशियल एक्सेप्शन। जहां भी आपको लग रहा है कि इसमें एक्सेप्शन या एरर आ सकता है कुछ भी, ठीक है, तो आप कहाँ डालोगे, इसके अंदर। अब आगे वाली नेक्स्ट वाली क्लास में है, वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रन करा के देखेंगे, चीज़ों को काम करके देखेंगे। वहां पर मैं आपको बताऊंगा ट्राई ब्लॉक में किस तरीके के कोड को हम रखते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा और मतलब सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। सेकंड में हमने क्या देखा भाई, एक्सेप्ट ब्लॉक आ रहा है। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं, वो सारी चीजें लिखते हैं कि इफ द
एक्सेप्शन अकर, तो जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन आया था अब वो कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। इसका काम क्या होता है, हैंडल करना। ठीक, क्या होगा, हैंडल करना। वही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम भर जाए। एल्स ब्लॉक क्या करता है, इसका काम सिंपल सा है, इफ एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड नो एक्सेप्शन अगर। कब काम करेगा ये, जब एक्सेप्शन हमारा अगर नहीं होगा तभी इसके अंदर काम आएगा। ठीक है, टू रन दिस कोड इट शुड बी ओनली एग्जीक्यूट, मतलब जो काम आपका एक्चुअल में होगा वो यहाँ पर होगा। तो पहले आप ट्राई में सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन वगैरह करा के आओ, और अगर सब कुछ सही रहा तब आप एल्स के अंदर आ पाओगे। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या हमारा। फाइनली इसका काम क्या होता है, जो सब कुछ हमारा हो जाए, सारे वर्क्स फिनिश्ड हो जाएं, उसके बाद इसको हम कंपलसरी ही रेज करते हैं, रन करते हैं। इसका काम क्या होता है, क्लीन अप द एक्शन। ठीक है, क्लोजिंग फाइल, रिलीजिंग रिसोर्सेज, इंश्योरिंग दैट द कोड रन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट। ये वाली फाइल हमेशा ही रन करती है, चाहे आपका कोड रन हुआ हो, ना हुआ हो, एक्सेप्शन आया हो, ना आया हो, ये तो परमानेंटली ही रन होगी। और आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ब्लॉक होता है जो हमेशा रन करता है, तो आप इसे चिल्ला चिल्ला के बता सकते हो वहां पर क्या, कि भैया फाइनली फाइनली फाइनली। ठीक है, चलिए, तो ये ब्लॉक हमारा हमेशा रन करता है। अब एग्जीक्यूशन के फ्लो की बात कर लें तो भैया यहाँ पर दिया गया क्या, सबसे पहले आपका ट्राई रन होता है, और ट्राई अगर सक्सेसफुली रन किया तो कहाँ चला जाएगा, एल्स के अंदर, और एल्स भी अगर सक्सेसफुली रन करा तो फाइनली के अंदर चला जाएगा। ठीक, पहली चीज आपने डाला यहाँ पर एक्सेप्ट, अगर कुछ एरर आ गई तो वो एक्सेप्ट के अंदर चला जाएगा, एक्सेप्ट के अंदर बाद फिर एल्स वाला ब्लॉक आपका रन नहीं होगा। जब भी एक्सेप्ट के अंदर जाता तो डायरेक्ट आपका फाइनली वाला रन होता है। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे ट्राई करा, फिर एक्सेप्ट आ गया, फिर फाइनली आ गया। ठीक, फिर फाइनली जो ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा ही रन करता है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर ट्राई में एरर आया तो एल्स वाला ब्लॉक रन नहीं करता है, और अगर एरर नहीं आया तब जाके सिर्फ एल्स वाला ब्लॉक रन करता है। तो एक बार आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ पर करा देता हूँ, लाइक इस तरीके से। ट्राई रन करा है, अगर एरर आया तो हम कहाँ चले जाएंगे, एक्सेप्ट के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद फाइनली के अंदर चले जाएंगे। दूसरा केस, अगर एरर नहीं आया तो सबसे पहले हमने ट्राई रन करा, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, दिख ही नहीं रहा। चलिए, ट्राई के अंदर हमने रन करा है, अगर ट्राई रन करा उसमें कोई एरर नहीं आया तो सीधे हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स के अंदर, उसके बाद हम फाइनली के अंदर। तो पहली चीज फाइनली हमेशा चलेगा। ठीक है, ट्राई के अंदर अगर एरर आए ना आए ये हमेशा चलेगा ही चलेगा, दोनों ही कंडीशन में। और एक्सेप्ट कब चलता है, जब एरर आता है, और एल्स कब चलता है, जब एरर नहीं आता। ठीक है, एरर नहीं आया, सब कुछ फाइन है, देन एल्स चलेगा, और अगर एरर आ गया मतलब गड़बड़ हो गया तो हमारा एक्सेप्ट चलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लिए इतना रखते हैं, और आपको समझ में आ चुका है, और अगली क्लास में ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर करके देख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, ओके, ऑल राइट, बाय बाय।